हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग देखेंगे कि पहले तो हमने पढ़ा था उत्तरी के विशाल पर्वतीय क्षेत्र। अब हम देखेंगे उत्तर भारत के जो विशाल मैदान है उसको देखेंगे। तो विशाल में ये हमारा इधर से ये तो हो गया था हमारा पर्वतीय क्षेत्र, ठीक है। इसके बाद अब हम देखेंगे उत्तर के विशाल मैदान। तो यहाँ से ये इतना होते हुए उत्तर का विशाल मैदान हो गया। इसके बारे में देखेंगे। दो आप पढ़ेंगे, खादर, बांगर, रे और ये कल्लर है, इसको हम पढ़ेंगे। तो अब चलते हैं उत्तर के जो विशाल मैदान है। विशाल मैदान उत्तर का विशाल मैदानी क्षेत्र। मैदानी क्षेत्र हम देखेंगे कि मतलब मैदानी क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक है। तो ये हिमालय के दक्षिण भाग से सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये मैदान आते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो नया पेज लेंगे। इसकी लंबाई में देखते हैं 3200 किलोमीटर, ठीक है। और चौड़ाई देखेंगे तो चौड़ाई इसकी होगी 100 किलोमीटर से 150 किलोमीटर समथिंग इसकी चौड़ाई है, ये जो है। और इसका अब हम देखेंगे कि विभाजन कैसा है, कि इसकी मिट्टी कौन सी तरीके से है। भावर, जैसे कि भावर होता है, तराई है और भी होती हैं। तो ये 4 प्रकार की मतलब विभाजन होता है इसका, ठीक है। तो हम देखेंगे अब इसका विभाजन को देखते हैं। विभाजन में हमारा हो गया ये विभाजन। विभाजन में हम पहले पढ़ेंगे भावर, फिर तराई, फिर बांगर, ये बांगर हो गया, फिर कादर, उसके बाद रे, फिर डेल्टा। लास्ट में हम पढ़ेंगे डेल्टा क्षेत्र, ठीक है। तो हम पहले पढ़ते हैं भावर। भावर में क्या है कि ये जो शिवालिक के गिरिपाद, मतलब गिरिपाद क्षेत्र जो है, शिवालिक के नीचे जो क्षेत्र, जैसे पहले हमारा हिमालय पर्वत का जो सबसे बड़ा पर्वत है वो शिवालिक है। तो शिवालिक के जो गिरिपाद मतलब निचले भाग में है उसको हम बोलते हैं भावर प्रदेश, ठीक है। तो यहाँ छोटे बड़े पत्थर मतलब पत्थर हैं और ये सब पाए जाते हैं। तो यहाँ पर नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं। नदियाँ जो हिमालय से निकलती हैं वो भावर क्षेत्र में विलुप्त हो जाती हैं, क्योंकि वहाँ पर पत्थर हैं, बड़े बड़े टुकड़े हैं पत्थरों के, इस वजह से नीचे विलुप्त हो जाती हैं। अब हम देखते हैं भावर प्रदेश। तो भावर में जैसा कि मैंने बताया है, भावर प्रदेश ये शिवालिक के ये शिवालिक के गिरिपाद प्रदेश में छोटे बड़े पत्थरों के टुकड़ों के जो जलोढ़ छोटे बड़े पत्थर हैं, इनकी निक्षेप करती है। जो शिवालिक पर्वत है उसके निक्षेपण करती है और जिससे भावर का नाम दिया गया, ठीक है। भावर इसे भावर नाम दिया गया। और ये मतलब जब पत्थर हैं तो ऑफ कोर्स ये कृषि योग्य नहीं होगा, और यहाँ मतलब नदियाँ तो विलुप्त हो ही आती हैं, तो ये कृषि योग्य नहीं है। ये जो भावर प्रदेश है ये कृषि योग्य नहीं है और यह नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे तराई प्रदेश, मतलब देखेंगे उसमें क्या है, ठीक है। तो तराई देखते हैं। तो तराई मतलब जो भावर का दक्षिण मैदान है, जो तराई है मतलब भावर था, भावर के नीचे वाला मैदान उसको हम बोलते हैं तराई। तो यहाँ पर नदियाँ
मतलब फिर से ज़मीन पर आ जाती है, क्योंकि मतलब पत्थर वाला इलाका था भावर में, तो वहाँ तो नदियाँ विलुप्त हो गई। बट तराई का मैदान है, यहाँ पर थोड़े छोटे जो हल्के मैदान होते हैं, वहाँ रेतीली टाइप से जो दलदली होता है, तो वहाँ पर नदियाँ प्रकट हो जाती हैं। ठीक है, तराई। तो तराई में क्या है, भावर का दक्षिण में मैदान का वह भाग जहाँ नदियाँ फिर से भूतल पर प्रकट हो जाती हैं, यानी नदियाँ यहाँ पर दोबारा से भूतल पर प्रकट हो जाएंगी, दिखाई देने लगती हैं। भावर में क्या होता है, भावर में विलुप्त हो जाती थी, तो और यहाँ पर ये वापस प्रकट हो जाती हैं भूतल पर। इसका अधिकांश भाग मतलब दलदली होता है, ये दलदल क्षेत्र है, दलदली क्षेत्र होता है। ठीक है, जहाँ जैसे कि हम देखते हैं ना कि कहीं पानी भरा रहता है, तो वहाँ पतले पतले जो कण होते हैं मिट्टी के छोटे छोटे, तो दलदल इलाका हो जाता है। तो उसी के तरीके से ये होता है, दलदली क्षेत्र होता है। यहाँ पर वन और वन्य प्राणी बहुत अधिक मतलब पाए जाते हैं, वन तथा विभिन्न प्रकार के वन्य जीवन पाए जाते हैं। ठीक है, मच्छरों का यहाँ पर बहुत प्रकोप होता है, और हम वैसे भी जानते हैं कि जहाँ दलदली क्षेत्र और जहाँ मतलब पानी भरा रहता है, वहाँ पर मच्छर बहुत अधिक हो जाते हैं, तो इस वजह से यहाँ मच्छरों का बहुत अधिक प्रभाव होता है। अब हमने तराई प्रदेश देख लिया, उसके बाद हम देखेंगे बांगर मिट्टी, क्योंकि तराई के बाद हमने मतलब वो कर रखा था ना, बांगर को देखते हैं। तो बांगर मिट्टी का प्रदेश देखते हैं। ठीक है, बांगर हम पढ़ेंगे बांगर प्रदेश। बांगर में क्या है, ये उत्तर का मतलब जो उत्तर का सबसे विशाल मैदान है, उत्तर मैदान का मतलब सबसे विशालतम भाग है। और ये पुरानी मतलब जड़ोल मिट्टी है, जो मतलब बहुत पुरानी जड़ोल मिट्टी होती है, जड़ोल मिट्टी उससे बना हुआ है। तो मैदान पुरानी जड़ोल मिट्टी से बना हुआ है, और मैदान अधिक ऊंचे होने के कारण नदियों में मतलब बाढ़ नहीं होती है, क्योंकि मतलब जो ये जैसे बांगर है, बांगर में नदियों के जो ऊपरी भाग होता है उसमें उसको बांगर बोलते हैं। ठीक है, नीचे वाला खादर, ऊपर वाला बांगर। ठीक है, तो उसको बोलते हैं बांगर। जैसे कोई नदी है, अभी हम यहाँ पर आपको दिखाते हैं नदी बनाकर। ठीक है, जैसे ये नदी है, और नदी का ये क्षेत्र हो गया नीचे वाला खादर। ठीक है, और ये हो गया ऊपरी वाला। वो कलर अच्छा कलर दिख नहीं रहा है, तो देखते हैं, वो यहाँ पर हम कर लेते हैं इसको, ये कर लेते हैं, ये दिख रहा होगा आपको, ये हो गया ऊपरी भाग। ठीक है, नदी का ऊपरी भाग, और यहाँ से नदी हमारी, ये नदी हमारी ऐसी आती हुई, इसको ये जो निचला मतलब भाग है, इसको बोलते हैं हम खादर। ये भाग जो है ये हो गया हमारा खादर। ठीक है, ये वाला नदी के जो नीचे नदी के बिल्कुल किनारे होता है खादर होता है। यहाँ पर मतलब खादर में बाढ़ आने की संभावना अधिक होती है। और ऊपर का जो भाग है, ये ऊपरी भाग जो है हमारा, ये हो गया बांगर। ठीक है, ये वाला ऊपरी हिस्सा हो गया बांगर। तो यहाँ मतलब पानी और बाढ़ आने की संभावना बहुत कम होती है। तो यहाँ पर पानी पहुँचाने के लिए हम नहरों का प्रयोग करते हैं। बांगर प्रदेश में पानी पहुँचाने के लिए और मिट्टी उपजाऊ बनाने के लिए हम लोग नहरों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो बांगर ये हो गया खादर। बांगर में अभी हम और ये मतलब अधिक ऊंचे मैदान होने के कारण नदियों का बाढ़ का जल नहीं पहुंच पाता है। यहाँ पुरानी काप मिट्टी पाई जाती है, यानी पुरानी काप मिट्टी, यानी यहाँ पुरानी काप मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, अब हम देखते हैं खादर प्रदेश।
खादर, खादर फिर देख लेते हैं। तो जैसे कि मैंने अभी बताया कि खादर मतलब निचला हिस्सा होता है नदी के, मतलब बिल्कुल पास वाला। हम लोगों ने नहरों में भी देखा होगा कि नीचे का हिस्सा है, फिर उसके ऊपर हो जाता है, बन जाता है, तो उसको बोलते हैं खादर। नीचे वाले को खादर, ऊपर वाले को बांगर। और खादर में बाढ़ आने की संभावना अधिक होती है। खादर प्रदेश में बाढ़ आती ही रहती है, मतलब हर वर्ष आती है और वहाँ मतलब आती रहती है। प्रतिवर्ष बाढ़ के जल से यहाँ की मिट्टी नवीन जड़ होती है। मतलब यहाँ ये बाढ़ आती है तो ऑफ कोर्स मतलब मिट्टी आती जाती रहती है, और नवीन यानी नई जलोढ़ मिट्टी, उपजाऊ ये अधिक होती है, नई जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। और इसका रंग जो होता है, रंग हल्का बालू, इसका रंग जो हल्का होता है तथा बालू व कंकड़ युक्त होता है, ठीक है। बालू भी होती है और कंकड़ युक्त होता है। तो अब हम जैसे कि हमने देखा खादर, बांगर देखा, खादर देखा, उसके बाद तराई देखी, पहले देखा हमने भाबर, फिर तराई, फिर खादर, बांगर, फिर खादर। अब हम देखते हैं रेह प्रदेश मतलब जो है, उसके बाद मैंने दिखाया था स्टार्टिंग में ही बोल दिया था ये रेह। अब देखते हैं रेह के बारे में। रेह क्या है? रेह हम पढ़ेंगे रेह। ये यूपी तथा हरियाणा, ये जो रेह प्रदेश है, रेह बाग है, ये पाया जाता है कहाँ पर हमारा? ये पाया जाता है यूपी, हरियाणा, पंजाब के शुष्क भागों में पाई जाती है। पंजाब के शुष्क भागों में पाई जाती है। बांगर मिट्टी के क्षेत्रों में मतलब जहाँ सिंचाई की कार्य अधिकता होती है, वह कहीं नमकीन पर सफ़ेद परत, मतलब जो जैसे बांगर मिट्टी है, ठीक है, बांगर मिट्टी के क्षेत्र में जब सिंचाई बहुत अधिक होती है या यहाँ पर मतलब सिंचाई अधिक होती है तो ये नमकीन परत एक नहीं, हम लोगों ने देखा होगा कि जहाँ सिंचाई अधिक होती है नहर के पानी या किसी और पानी से, तो मतलब वहाँ पर वो सफ़ेद एक नमकीन जो परत हो जाती है, उसको हम लोग रेह बोलते हैं। रेह या कलर बोलते हैं, रेह या कलर बोलते हैं। जो नमकीन भी हो शायद, पता नहीं, बट वो सफ़ेद परत जो बिछ जाती है उसको हम रेह बोलते हैं, ठीक है। ये यूपी, हरियाणा, पंजाब के शुष्क भागों में पाई जाती है, जहाँ मतलब बिल्कुल पानी की। अब हम देखते हैं डेल्टा। रेह के बाद हमको देखना है डेल्टा। ये हो गया हमारा, रेह हो गया कंप्लीट। अब उसको देखते हैं डेल्टा को, ठीक है। तो डेल्टा डेल्टा जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर बनता है। ये नदियों के किनारे जो मतलब नदियों का स्टार्टिंग पॉइंट से लास्ट पॉइंट होता है, जहाँ पर कोई नदी है और ख़त्म होती है, वहाँ डेल्टा का निर्माण करती है गंगा तथा ब्रह्मपुत्र। ये सबसे ज़्यादा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने के निकट मतलब बनता है, ठीक है। यही दो नदियाँ जहाँ जो डेल्टा बनाती हैं हमारे देश में। इनके मुहाने पर डेल्टा निर्माण होता है। विशाल डेल्टा जो मतलब बड़े डेल्टा हैं वो इनके मुहाने पर निर्माण होता है, क्योंकि ये नदियाँ वैसे भी ऑफकोर्स बड़ी हैं तो इस वजह से होती हैं। जो बांग्लादेश और भारत में भी विस्तृत हैं, भारत में तो होंगी और बांग्लादेश में भी विस्तृत है। अब हम देखते हैं इसको प्रादेशिक विभाजन, यानी प्रदेशों के जो विभाजन है उसको कैसे विभाजन है इसका, ठीक है। तो हम देखेंगे प्रादेशिक विभाजन। प्रादेशिक विभाजन में हम सबसे पहले पढ़ेंगे सिंधु तंत्र का मैदान। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंधु की जो मतलब नदी है, सिंधु के तंत्र, नदी के जो सिंधु का जाल है नदियों का, उसके जो बने मैदान, उससे बने मैदान हैं, उनको हम देखते हैं। तो
हम देखेंगे सिंधु तंत्र का मैदान। सिंधु तंत्र का मैदान ये जो मैदान यहाँ पर मतलब दोआब हैं और ये यहाँ पर दोआब पाए जाते हैं। सबसे अधिक दोआब यही सिंधु क्षेत्र के मैदान में पाए जाते हैं। दोआब यानी दोआब किसको कहते हैं? अब दोआब वो होता है जो दो नदियों के बीच का क्षेत्र होता है, उसको दोआब बोलते हैं। जैसे अभी आगे बताएंगे कि दोआब में कौन कौन से दोआब हैं सिंधु क्षेत्र के, मतलब जो प्रमुख दोआब हैं। और ये हम देखते हैं दोआब सिंधु तंत्र का मैदान। इसमें है उत्तरी का मैदान, मतलब उत्तरी मैदान के पश्चिम भाग, यानी उत्तर के पश्चिम भाग से भाग का पंजाब का मैदान कहा जाता है। ठीक है, उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान, इसको मतलब हम पंजाब का मैदान भी बोलते हैं। जो सिंधु तंत्र का मैदान है इसको हम पंजाब का मैदान भी बोलते हैं। जो सिंधु तंत्र का पश्चिमी भाग उसको पंजाब का मैदान कहा जाता है। ठीक है, सिंधु तथा सहायक नदियों, इसकी सिंधु जैसे ये सिंधु तथा सहायक नदी झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज द्वारा निर्मित होता है। ये सिंधु तंत्र का मैदान है, ये होता है सिंधु नदी और इसकी सहायक नदियाँ जैसे झेलम हो गई, चिनाब, रावी, ब्यास तथा सतलज के द्वारा निर्मित होता है। ये जो तंत्र मैदान है इन पांचों नदियों का जो संगम है, ये जो जहाँ पर ये पांचों नदियाँ मिलती हैं उसको पाकिस्तान के मिठानकोट में मिलती हैं। ये जो पांच नदियाँ जैसे सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज, ये पाकिस्तान में मिलती हैं। एक मिठानकोट नामक जगह है, वहाँ पर मिलती हैं। ठीक है, पाकिस्तान के मिठानकोट नामक जगह पर इनका मिलान होता है। ठीक है, और भारत में जो सिंधु तंत्र का मैदान है, इस सिंधु तंत्र का मैदान सबसे अधिक जो है पाकिस्तान क्षेत्र में है। तो और भारत में इसका मैदान है पंजाब हरियाणा का पश्चिमी भाग, पंजाब और हरियाणा का जो पश्चिमी भाग है इसमें आता है सिंधु तंत्र क्षेत्र के मैदान में पंजाब व हरियाणा आता है। पंजाब हरियाणा का पश्चिमी भाग इसमें सम्मिलित है। ठीक है, इस क्षेत्र में दोआब बहुत अधिक हैं, जैसे सिंधु और झेलम का दोआब, सिंधु और झेलम नदी से बने दोआब को हम सिंधु सागर दोआब बोलते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट दोआब हैं, मतलब इनको तो याद करना ये समझ लो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि कहीं भी पूछ सकता है। और जैसे झेलम और चिनाब, झेलम और चिनाब के बीच में बना चाज, झेलम और चिनाब के बीच में चाज दोआब बनता है, चाज दोआब। और चिनाब और रावी के बीच में बनता है रचना दोआब। चिनाब और रावी के मतलब बनता है रचना दोआब। और रावी और रावी ब्यास नदी से बनता है ऊपरी यानी बारी दोआब। दोआब तो हमने बता ही रखा क्या होता है। दोआब होता है दो नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब बोलते हैं। जैसे सिंधु नदी मिलती है और झेलम मिलती है तो दोआब बनता है। अभी इसको हम मैप पे समझाएंगे, मैप पे मतलब कहाँ क्या है। और ब्यास और सतलज नदी से बना हुआ दोआब बिस्ता दोआब कहलाता है। ठीक है, तो अब हम इसको पहले मैप पे देख लेते हैं एक बार। मैप कहाँ है हमारा, यहाँ होगा। मैप को हम देखते हैं पहले, यही एक साइड। पहले हम मैप को यहाँ से अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ हम ये मैप को पहले पंजाब, क्योंकि ये पंजाब का क्षेत्र है तो पंजाब को हम पंजाब वाले भाग को बड़ा कर लेंगे, फिर इसमें देखेंगे। ठीक है, हाँ, तो यहाँ हम देखते हैं। सबसे पहले सिंधु नदी हमारी यहाँ इधर से निकलती है,
इधर से होते हुए ये पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान का जीवन चक्र ये सिंधु नदी ही है, ये समझ लो। तो ये होगी हमारी सिंधु नदी, ठीक है। सिंधु नदी को हम रेड से बोल देते हैं, रेड से कर देंगे। ये हो गया सिंधु नदी। और इसके बाद हम देखते हैं झेलम। झेलम, ये झेलम नदी हमारी यहाँ से, ये झेलम नदी हमारी ऐसी होती हुए ये यहाँ तक आएगी, ठीक है। तो ये हमारी होगी सिंधु, यहाँ पर ऐस का सिंबल बना देते हैं। और ये होगी हमारी झेलम नदी, ये जो है बीच वाली रेड में झेलम, और ये सिंधु नदी, ये दोनों रेडी होगी यानी झेलम। ये हम ऐसे यहाँ पर ये स्केल बना देते हैं। तो झेलम और सिंधु नदी के बीच में कौन सा बनता है दोआब? सिंधु नदी और झेलम के बीच में बनता है हमारा सिंधु सागर दोआब। तो यहाँ पर हमारा बनेगा, ये हम ग्रीन कर देते हैं इसको, ये यहाँ पर हमारा बनेगा सिंधु सागर दोआब। ये जो दोआब होगा हमारा सिंधु सागर दोआब होगा। और फिर उसके बाद हम देखें झेलम और फिर चास दोआब। चास दोआब कहाँ बनता है? चास दोआब बनता है झेलम और चिनाब नदी से। चिनाब नदी हमारी यहाँ से, ये चिनाब नदी हमारी ये निकलेगी, ये चिनाब नदी हमारी ये निकलती हुई ये यहाँ ऐसी मिलेगी। तो चिनाब और झेलम के बीच में कौन सा बनता है? चिनाब और झेलम के बीच में बनेगा हमारा कौन सा दोआब? चास दोआब। चास दोआब बनेगा। चास दोआब को हम कर देंगे इसको हम कर रहे हैं इस वाले कलर से, ब्लू कलर से। ये हो गया हमारा चास दोआब, यहाँ पर बनेगा चास दोआब। चास दोआब किससे बनेगा? झेलम और चिनाब नदी के बीच में बनेगा चास दोआब। अब चास दोआब के हमारा बाद आता है बारी दोआब। बारी दोआब कहाँ बनेगा? बारी दोआब बनेगा हमारा रावी नदी और चिनाब के बीच में। और रावी नदी हमारी ये ऐसे होते हुए ये हिमाचल प्रदेश में इधर साइड आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर बनेगा कौन सा? बारी दोआब। बारी या ऊपरी दोआब, बारी या ऊपरी दोआब, इसको हम ऐड से कर देंगे। ये जो हमारा है, ये जो क्षेत्र है, ये बनेगा बारी या ऊपरी दोआब। ये जो वाइट कलर का है, ये यहाँ पर बारी और बारी दोआब कहाँ बनेगा? चिनाब और रावी नदी के बीच में। और अब हमारा बचा है विस्ता दोआब। विस्ता दोआब किससे बनेगा? पहले तो विस्ता दोआब, ये हमारा विस्ता दोआब बनेगा, ये यहाँ से नदी आएगी सतलज। सतलज नदी या ये ऐसे होते हुए यहाँ तक आएगी सतलज नदी। सतलज नदी से एक नदी निकलती है ब्यास। ब्यास नदी ये यहाँ से निकलेगी हमारी। सतलज नदी की जो सहायक नदी है ब्यास, ब्यास नदी। ब्यास नदी ये हमारी ऐसी निकल ली, ये हमारी ब्यास नदी होगी, ठीक है। ब्यास नदी के बीच में कौन सा बनेगा? विस्ता दोआब। ब्यास नदी और के बीच में बनेगा हमारा विस्ता दोआब। विस्ता दोआब को हम कर दे रहे हैं इससे, ठीक है। इसके बीच में बनेगा हमारा विस्ता दोआब। तो ये जो हो गया, ये हो गया हमारा सिंधु क्षेत्र का जो मतलब तंत्र मैदान है, ये हमारा पूरा ये सिंधु क्षेत्र का तंत्र का मैदान हो गया। उसके बाद हम देखेंगे गंगा का मैदान। गंगा का मैदान 3 भागों में विस्तृत है। ऊपरी मैदान, ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और निम्न गंगा का मैदान। तो हम पहले आप देखते हैं गंगा का मैदान। सिंधु क्षेत्र का जो मैदान था वो हमने देख लिया है। अब इसको हम एक बार हमने कर लिया है। अब हम देखते हैं गंगा का मैदान। गंगा का गंगा का मैदान का मतलब विस्तार जो है, इसका विस्तार हो गया, इसका विस्तार 1400 किलोमीटर की लंबाई है इसकी। और ये दिल्ली, हरियाणा, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल तक इसका विस्तार है। इसका विस्तार कहाँ तक है? हरियाणा, दिल्ली, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल है। और इसकी लंबाई कितनी है? लंबाई इसकी है 1400 किलोमीटर, ठीक है। इसकी लंबाई हमारी होगी 1400 किलोमीटर। लंबाई इसकी 1400 किलोमीटर है। और ये हरियाणा, दिल्ली, बिहार, झारखंड होते हुए पश्चिम बंगाल तक ये है। तो अब हम इसको पहले मैप पे देख लेते हैं।
मैप पे देखते हैं इसको। तो हमारा कहाँ से हरियाणा, दिल्ली, बिहार, झारखंड और बंगाल तक। ठीक है। तो हमारा ये यहाँ तक हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ये यहाँ बंगाल तक होते हुए, ठीक है। ये हो गया हमारा गंगा का मैदान। तो ये ऊपरी मैदान हो गया, ये वाला हो गया ऊपरी मैदान, ये फिर निम्न मैदान, और ये मध्य मैदान, फिर उसके बाद ये निम्न मैदान। तो हम देखते हैं, जैसे कि ये हमने देखा, ये हरियाणा हो गया, हरियाणा, नई दिल्ली, झारखंड और पश्चिम बंगाल तक इसका विस्तार। इसकी पूरी लंबाई, जो टोटल लंबाई है, इसकी पूरी टोटल लंबाई है 1400 किलोमीटर, ठीक है। तो अब हम देखते हैं आगे, इसकी टोटल लंबाई है 1400 किलोमीटर, ठीक है। और ये यमुना नदी से पूर्व, यानी यमुना नदी से पूर्व बांग्लादेश के पश्चिम सीमा तक विस्तृत है। यमुना नदी से बांग्लादेश की जो पश्चिमी सीमा है उस वहाँ तक ये विस्तार, इसका विस्तार है। मध्यवर्ती मैदान भी इसको कहते हैं, ठीक है। इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? यमुना नदी से पूरब में, यमुना नदी से पूरब में, और बांग्लादेश के पश्चिमी सीमा तक विस्तार है, ठीक है। अब आगे हमारा ये हिमालय से निकलने वाली गंगा तथा इसकी निक्षेप क्रिया द्वारा बनाया गया। ये बना किससे है? ये हिमालय से जो गंगा नदी निकलती है, हिमालय से गंगा नदी निकलती है, इसकी निक्षेपण करती है, जो मतलब मिट्टी के बहाव होता है, मिट्टी नदियों में जो वो लाती है, निक्षेपण, हिमालय का जो निक्षेपण क्रिया है उससे बना है ये मैदान। इस मैदान पर नदियों का मतलब, इस पर जाल बहुत, मतलब नदियों को जाल, मतलब जो मैदान है यहाँ पर नदियाँ बहुत है, इसलिए इसको नदियों के जाल का फैलाव है, ठीक है। और भू आकृतिक दृष्टि से बांगर और खादर के दोनों भाग हैं। जो भू आकृति है उसकी दृष्टि से हम देखते हैं तो यहाँ पर बांगर और खादर ये दोनों प्रदेश पाए जाते हैं, ठीक है। और मैदान को 3 भागों में बांटा गया। ऊपरी गंगा मैदान अभी हमने दिखाया था, और ऊपरी गंगा मैदान, मध्य गंगा मैदान और निम्न गंगा मैदान। ऊपरी गंगा मैदान में कौन क्या है? ये दिल्ली से इलाहाबाद, ऊपरी गंगा मैदान दिल्ली से इलाहाबाद यानी पश्चिमी यूपी तक, ठीक है। और मध्य गंगा का मैदान हो गया, मध्य गंगा का मैदान है इलाहाबाद से फरक्का, यानी इलाहाबाद से फरक्का है बिहार, तो यूपी से बिहार तक मध्य गंगा है। और उसके बाद निम्न गंगा का मैदान है गंगा के डेल्टाई प्रदेश, जहाँ जो गंगा के द्वारा बने डेल्टा होते हैं उसके प्रदेश, जैसे बिहार और बंगाल ये निम्न गंगा में आते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं, हिमालय से निकलने वाली गंगा निक्षेपण क्रिया द्वारा बनाया गया है। इसकी भू आकृतिक दृष्टि से बांगर और खादर इसके 2 मुख्य भाग हैं। 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 ऊपरी गंगा मैदान, नंबर 2 मध्य गंगा मैदान, नंबर 3 निम्न गंगा मैदान। निम्न गंगा मैदान में आते हैं ऊपरी गंगा मैदान में दिल्ली से इलाहाबाद, मध्य गंगा में इलाहाबाद से फरक्का, और निम्न गंगा में गंगा के जो डेल्टा प्रदेश हैं जैसे बिहार, बंगाल, ठीक है, बिहार और बंगाल। तो ये हमारा हो गया गंगा का मैदान। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि जिसको नहीं भेजा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें यार, क्योंकि यार करना तो बनता है। सब्सक्राइब, लाइक्स और शेयर कर दें, ठीक है। अब हम देखते हैं ऊपरी गंगा मैदान। तो हमने अभी ऊपरी गंगा मैदान देखना है, फिर मध्य गंगा मैदान देखना है, फिर निम्न गंगा मैदान देखना है। तो अब हम देखते हैं ऊपरी गंगा मैदान। ऊपरी गंगा मैदान ये पश्चिम उत्तर प्रदेश में विस्तार है इसका। पश्चिम गंगा में
मतलब पश्चिम उत्तर प्रदेश में विस्तार है। पेन कहाँ गया, पेन ही आ गया हमारा। तो ये पश्चिम उत्तर प्रदेश में इसका विस्तार है। और पश्चिम में यमुना नदी इसकी प्राकृतिक सीमा है। इसकी जो प्राकृतिक सीमा है, पश्चिम में यमुना है और उत्तर में गंगा नदी है। गंगा नदी के जो मैदान की प्रमुख नदियाँ हैं वो कौन कौन सी है? गंगा नदी की जो गंगा के मैदान है उसमें प्रमुख नदियाँ हैं गंगा, यमुना, रामगंगा, गंडक, घाघरा। इसकी जो गंगा मैदान है, गंगा मैदान की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं? गंगा, यमुना, रामगंगा, गंडक और घाघर। ठीक है, घाघर। हम देखते हैं पश्चिम में इसकी प्राकृतिक सीमा कौन सी नदी है? यमुना नदी इसकी प्राकृतिक सीमा है। और उत्तरी गंगा के जो मैदान है उसकी प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं? प्रमुख नदी हमारी है गंगा है, यमुना, रामगंगा, गंडक और घग्गर यानी घाघर। और हम देखते हैं मध्यगंगा का मैदान। मध्यगंगा के मैदान में क्या आता है? मध्यगंगा के मैदान हमारा बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में विस्तार है। हमने देखा ही आगे बिहार, मध्यगंगा का मैदान हमारा उत्तरी बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश तक विस्तार इसका। ये नदियों के प्रवाह मार्ग में परिवर्तन से पूरी तरह प्रभावित है। ये मतलब जो नदी का प्रवाह है ये बदलता ही रहता है, इसके कोई सीमा नहीं है। ये अपना मार्ग बदल देती है हमेशा, कभी भी। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कोसी नदी। कोसी नदी बिहार में बहती है और ये हमेशा उपद्रव मचाती रहती है। यदि इसका पता नहीं है किस साइड मोड़ जाए किस साइड नहीं, ये समझ लो कि इसको कहीं जाने का कोई वो नहीं, किस साइड मुड़ जाए किस साइड नहीं। ये उपद्रव मचाती रहती है, आतंक समझ लो, आतंक फैलाती है बिल्कुल। इसका ये मार्ग हमेशा बदलती रहती है कोसी नदी। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है मार्ग प्रवाह परिवर्तन से प्रभावित नदियाँ हैं यहाँ। अब निम्न गंगा का मैदान। निम्न गंगा के मैदान का क्या है? निम्न गंगा का मैदान हिमालय की तलछटी से लंबा का गंगा के डेल्टा तक पश्चिम बंगाल में है। ये पश्चिम बंगाल में है। निम्न गंगा है पश्चिम बंगाल में है। हिमालय की जो तलछटी है, निचला भाग है, लंबा कार एकदम गंगा की जो डेल्टा तक है वहाँ तक है। ठीक है। इस प्रदेश में दार्जिलिंग के उत्तर पर्वतीय क्षेत्र। दार्जिलिंग कहाँ है? दार्जिलिंग बंगाल में। दार्जिलिंग के उत्तर पर्वतीय क्षेत्र तथा पश्चिम में स्थित पुरुलिया जिले के अलावा संपूर्ण पश्चिम बंगाल, ये हमारा पश्चिम बंगाल में है। दार्जिलिंग के उत्तर पर्वतीय क्षेत्र तथा पश्चिम में स्थित पुरुलिया जिला के अलावा संपूर्ण पश्चिम बंगाल में सम्मिलित है। निम्न गंगा का मैदान हमारा कहाँ से है? दार्जिलिंग से पुरुलिया जिला के पश्चिम बंगाल तक, पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिला के तक सम्मिलित है। अब हम देखते हैं, अब हमारा रह गया ब्रह्मपुत्र का मैदान। हमने सिंधु तंत्र का मैदान देख लिया, उत्तरी गंगा का मैदान देख लिया। अब हम देखते हैं ब्रह्मपुत्र का मैदान। ब्रह्मपुत्र का मैदान देखने के बाद ये हमारा ब्रह्मपुत्र का मैदान हो गया हमारा। अब हम देखते हैं ब्रह्मपुत्र का मैदान। इसको हम असम या ब्रह्मपुत्र घाटी के नाम से घाटी कहते हैं। ठीक है, जो ब्रह्मपुत्र का मैदान है ये असम घाटी या ब्रह्मपुत्र घाटी कहते हैं इसको। ये तीन ओर से पर्वतों से घिरा है। इसके तीनों ओर जो पर्वत है पर्वतों से ये घिरा हुआ है, तीन ओर से पर्वतों से घिरा हुआ है। इसका निर्माण ब्रह्मपुत्र तथा इसकी सहायक नदियाँ हैं उससे हुआ है। ब्रह्मपुत्र के मैदान का निर्माण किससे हुआ है? ब्रह्मपुत्र तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा
उसका निर्माण हुआ है मिट्टी के हुआ है। मिट्टी के भारी जमाव के कारण कहीं कहीं द्वीप भी बन जाते हैं। मतलब यहाँ पर जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र है और उसकी जो सहायक नदियाँ हैं वो बहुत अधिक गाद लाती हैं। गाद यानी मिट्टी के जमाव, मतलब मिट्टी लाती है, मिट्टी का जो जमाव हो जाता है कहीं कहीं बहुत कहीं कहीं द्वीप बन जाते हैं। ठीक है, जो मिट्टी जो ब्रह्मपुत्र नदी है सबसे अधिक गाद लाती है, ये गाद मिट्टी बहुत लाती है, तो इसके कारण वहाँ पर जमीन द्वीप बन जाते हैं और इसी जमाव से एक द्वीप बना है जिसको माजुली द्वीप कहते हैं। ठीक है, माजुली द्वीप दुनिया का सबसे बड़ा निर्मित द्वीप है और ये कहाँ है? असम में स्थित है। असम में ब्रह्मपुत्र के जो जमाव है, ये गाद है, उसके द्वारा एक द्वीप बना है जो असम में है, माजुली द्वीप। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वारा निर्मित द्वीप कहाँ है? असम में। उसका नाम क्या है? माजुली। ठीक है, ये कहीं कहीं जमाव के कारण, जैसे इसमें लिखा है मिट्टी के भराव, मिट्टी के भारी जमाव के कारण कहीं कहीं द्वीप भी निर्मित हो जाते हैं। ठीक है, ऐसा है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा द्वीप है? इसका सबसे अच्छा और सबसे बड़ा द्वीप है असम में माजुली द्वीप। असम में माजुली द्वीप दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वारा निर्मित द्वीप माजुली द्वीप है जो असम में स्थित है। हमने उत्तरी के जो विशाल मैदान है उसको पढ़ लिया है। अब हम आगे देखेंगे प्लेटू, यानी उत्तर मतलब भारत के प्लेटू क्षेत्र, उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब अगले वीडियो में हम उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा उत्तरी का मैदान हो गया। सबसे पहले हमने पढ़ा इंडियन ज्योग्राफी में, सबसे पहले हमने पढ़ा उत्तर भारत का विशाल पर्वतीय क्षेत्र। उसके बाद हमने देखा उत्तर का मैदानी भाग। अब उसके बाद देखेंगे हम प्लेटू क्षेत्र, यानी पठार का, उत्तर भारत का मतलब भारत के पठार क्षेत्र। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आप लोगों से एक निवेदन और है यार कि चैनल को जितना हो सके शेयर कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें यार। इतना तो कर ही सकते हो आप लोग, मुझे पता है आप लोग इतना कर सकते हो। ठीक है, और करोगे। शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। इसमें इंडियन ज्योग्राफी है, इस इंडियन ज्योग्राफी पूरी जो है उसको पूरे अच्छे से हम लोग डिस्कस करेंगे और पढ़ेंगे भी। ठीक है, और इसकी जो PDF है, इसका जो PDF मैं अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल में अगले वीडियो में या इसी वीडियो में उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है।